हेलो स्टूडेंट्स, सहस्त्र अकेडमी वेलकम्स यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल 26 नवंबर अर्थात संविधान दिवस के दिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस साल होने वाले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का जो पद संख्या है वो जारी कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी हमें पता चल चुका है कि इस बार की जो पीएससी है वो कब होने वाली है और इस बार की पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तिथि क्या है। ठीक है, तो हमें वह समय ज्ञात हो चुका है जब हम अपने सपनों को पूरा करने की ओर क्या होने वाले हैं, अग्रसर होने वाले हैं। ठीक है, तो सहस्त्र अकादमी ने सोचा कि क्यों नहीं इस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोगों को तैयार किया जाए। और तैयार कैसे किया जाए, तो तैयार किया जाए इस उद्देश्य के साथ कि इस प्रारंभिक परीक्षा को आप कैसे क्रैक करें, इस प्रारंभिक परीक्षा को आप कैसे पास करें, इसकी रणनीति बताकर। ठीक है, किसी भी एग्जाम या किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एक रणनीति बनाना, एक स्ट्रेटेजी बनाना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और इसी रणनीति की कमी के कारण कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो असफल हो जाते हैं और बार बार प्रारंभिक परीक्षा में असफल होते जाते हैं। इसका कारण केवल और केवल यही है कि उनके पास परीक्षा को लेकर के पर्याप्त रणनीति का क्या होता है, अभाव होता है। तो मैं आशीष पांडे आप सभी लोगों को आज यही बताने वाला हूं कि कैसे हम छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है, जो आगामी परीक्षा है, जो 13 फरवरी को होने वाली है, तो इन 2 महीनों में हम ऐसा क्या करें कि प्रारंभिक परीक्षा में सेलेक्ट होना और प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए और हम प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करते हुए मुख्य परीक्षा की तैयारी में संलग्न हो सके। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में जैसा आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा 2021-22 की रणनीति के साथ मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जरूरी है कि हमें उस पेपर का संपूर्ण ज्ञान हो। उस पेपर का संपूर्ण ज्ञान हमें कैसे होगा, उस पेपर का संपूर्ण ज्ञान हमें होगा पाठ्यक्रम का पूर्ण ज्ञान होकर के। जी हां, जब तक हमें किसी भी पाठ्यक्रम का, जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक कि हम उस परीक्षा को पास करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो आपको उस परीक्षा की पाठ्यक्रम के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना क्या है, आवश्यक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो पीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें कुल मिलाकर के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका प्रश्न पत्र 1 और दूसरा होता है आपका प्रश्न पत्र 2। जो प्रश्न पत्र 1 होता है, ठीक है, वो सामान्य अध्ययन का विषय होता है जिसके अंतर्गत आपको जीएस से रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही जो प्रश्न पत्र 2 होता है वो सीसेट से संबंधित होता है। क्लियर हुआ बात। जो आपका प्रश्न पत्र 1 होता है उसमें आप सभी लोगों को पता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय जो होती है वो होती है छत्तीसगढ़। जी हां, छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन हर बार छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो अन्य जीएस के विषयों से लिए जाते हैं। क्लियर हुआ बात। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि प्रश्न पत्र 1 में, जो कि आपका प्रश्न पत्र 1 ही निर्धारित करता है कि आपका पीएससी निकलने वाला है अथवा नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो प्रश्न पत्र 2 होता है अर्थात सीसेट, वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा प्रश्न पत्र 1 की स्ट्रेटजी के ऊपर कि आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएं कि प्रश्न पत्र 1 को आप क्रैक कर सके, क्योंकि यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा सेलेक्ट होने के लिए। परंतु हम सी सेट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आगे वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि हम सी सेट को कैसे हल्के में ना ले और सी सेट में अपनी सफलता को हम कैसे पुख्ता कर सकते हैं। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं प्रश्न पत्र 1 के बारे में। तो जैसा मैंने बोला पाठ्यक्रम का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन ये तो आने क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब छत्तीसगढ़ बोला जाए मतलब पूरा का पूरा जो छत्तीसगढ़ है उसके सिलेबस से आपका 50 क्वेश्चन आना निश्चित है। इसके अलावा अब देखते हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका वेटेज प्रश्न पत्र 1 में अधिक होता है। आ रही बात समझ में? तो याद रखिएगा
छत्तीसगढ़ के अलावा संविधान, भारत का संविधान जिसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, और उसके पश्चात जो भारतीय इतिहास है, इनका वेटेज जो है वो छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हर बार हम देखते हैं कि मिनिमम 8 क्वेश्चन से लेकर के मैक्सिमम 12 क्वेश्चन तक के संविधान से प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे ही इतिहास से भी मिनिमम 8 से लेकर के मैक्सिमम 12 क्वेश्चन तक के पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में। इसके अलावा भारत का भूगोल, इससे भी ऑलमोस्ट हर बार 6 से लेकर के 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो विज्ञान, इससे भी ऑलमोस्ट हमको 5 से 7 क्वेश्चन हर बार मिल जाते हैं। मिनिमम 5 क्वेश्चन से लेकर के मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक के हमको विज्ञान से भी देखने को मिलते हैं। वही जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इसका वेटेज अभी पिछले कुछ पीएससी में कम हुआ है और इसमें से क्वेश्चन जो है थोड़े कम आ रहे हैं, परंतु इसमें से भी मिनिमम आपका 3 से लेकर के 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था से। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वेटेज है वो छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में कम इसलिए थोड़ा हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो 50 क्वेश्चन है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण फैक्टर है। आ रही बात समझ में? तो जैसा कि मैंने बताया, छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन, संविधान के 8 से लेकर के 12 क्वेश्चन, इतिहास के 8 से लेकर के मिनिमम 8 से मैक्सिमम 12 क्वेश्चन तक के आ सकते हैं, साइंस के 5 से 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, वहीं आपका इकोनॉमिक्स से भी 3 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, और हां, जियोग्राफी भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका ऑलमोस्ट 6 से 8 क्वेश्चन जो है वो रहता ही है। ठीक, इसके अलावा कुछ जो छोटे विषय हैं जिससे कि क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं, जैसे कि पर्यावरण और दर्शन कला संस्कृति। पर्यावरण और दर्शन कला संस्कृति से भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन विषयों के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 का निर्माण होता है। ऑफ कोर्स इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 10 क्वेश्चन समसामयिकी के। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यह पता होना चाहिए कि किन पार्ट्स से कितने क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। यह जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी आगे की रणनीति डिसाइड कर सकें। ठीक है, और वो आगे की रणनीति क्या होगी तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, किसी के लिए भी यह संभव नहीं है कि वो जीएस के हर एक सब्जेक्ट को, क्योंकि जीएस ज्ञान का सागर है, तो जीएस के हर एक सब्जेक्ट को वो इतना अच्छा कर डाले कि उससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, तब फिर आपके काम आएगी यह रणनीति। क्लियर हुआ बात? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपका जो छत्तीसगढ़ विषय है वो तो अत्यधिक मजबूत होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ विषय आपको इतना मजबूत कर लेना है, इतनी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि 50 में से कम 40 क्वेश्चन, कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आप पूरी तरीके से, सही तरीके से हल करके आए। ऑफ कोर्स इसमें छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे भी शामिल कर रहा हूं मैं। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा घबराए हुए रहते हैं, पर आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे आप छत्तीसगढ़ विषय के टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो उनके साथ साथ यदि आप इकोनॉमिक सर्वे की भी तैयारी करते चले, ना कि इकोनॉमिक सर्वे की अलग से तैयारी करते चले, तो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे भी आपको आसान नजर आएगा, बशर्ते रटने की बजाय हमें समझने पे फोकस करना होगा। और इकोनॉमिक सर्वे की क्लास भी हमारी संस्था द्वारा आपके लिए लेकर के आई जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए, पहली बात तो छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन में से आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 40 से 45 क्वेश्चन सही बना के आऊं। और जब आप यहां तक के अपनी तैयारी कर लेते हैं, तब फिर आपको याद रखना है, इस स्टेप में आपको आगे बढ़ना है। और वो स्टेप क्या है कि छत्तीसगढ़ के अलावा कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उनमें से आप 80 से 90% क्वेश्चन
सही बना करके आए। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 3 सब्जेक्ट को लिया है। कौन कौन से? भारत का संविधान, भारत का इतिहास और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ से अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन बना लेते तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चंस की संख्या में आपको इसलिए बता रहा था ताकि आप इन सब्जेक्ट के वेटेज को समझे एग्जाम में। अब कॉन्स्टिट्यूशन से 8 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इसके 80 से 90% क्वेश्चन सही सॉल्व करके आते हैं तो फिर भी आप, अगर मान लीजिए 8 क्वेश्चन आता है तो आप 6 सही बना के आइए, 10 क्वेश्चन आता है तो कम से कम आप 7 सही बना के आइए। ठीक है, 12 क्वेश्चन आता है तो कम से कम आप 9 से 10 क्वेश्चन सही बना करके आइए। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि 40 और से 45 के बीच में जो आपने छत्तीसगढ़ बनाया हुआ था उसकी संख्या बढ़ करके यहां पर कितनी पहुंच जाएगी? ऑलमोस्ट 50 तक के पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर वही भारतीय इतिहास की भी तैयारी आप इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी इसका भी जो वेटेज है बहुत ज्यादा होता है और वेटेज बहुत ज्यादा होने का इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। 8 से 12 क्वेश्चन इसके भी हर साल आते हैं। इसके भी आपको इतनी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है कि कम से कम आप 70 to 80% क्वेश्चन भारतीय इतिहास से सॉल्व कर सके। और देखिए भारतीय इतिहास एक रिजिड सब्जेक्ट है, इतिहास तो बदलेगा नहीं, और अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं या अभी तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास एक बेसिक सब्जेक्ट है जिसे हमें पढ़ना ही चाहिए। ठीक, इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि जब आप छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। ठीक है, भारत देश के अंदर छत्तीसगढ़ एक राज्य है, तो हम जियोग्राफी की तैयारी जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ कर सकते हैं, या मैं ये कहूं कि इंडियन जियोग्राफी के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ की तैयारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इंडियन जियोग्राफी के साथ? भाई देखिए, जब हम भारत की स्थिति में विस्तार पढ़ते तो उससे हम मैच करके क्या पढ़े? छत्तीसगढ़ की स्थिति में विस्तार। भारत की प्राकृतिक संरचना पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़े कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संरचना क्या है और छत्तीसगढ़ भारत के किस स्तर पर अपनी प्राकृतिक संरचना के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जब आप भूगोल को छत्तीसगढ़ के साथ मिलाकर के पढ़ेंगे तो इससे आपका 2 फायदा होगा। इससे 2 फायदे ये होंगे कि आपका छत्तीसगढ़ तो तैयार होगा ही साथ आपका 6 से 8 क्वेश्चन का एक सब्जेक्ट अलग से तैयार होगा, जिसके यदि आप 80 to 90% क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा? बेनिफिट होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने इन्हीं 3 सब्जेक्ट को क्यों डाला? आप बोल सकते हैं कि शायद मैं इन सब्जेक्टों के ऊपर ज्यादा झुकाव दे रहा हूं या ज्यादा दबाव दे रहा हूं, परंतु ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में यदि आप देखेंगे तो इन 3 सब्जेक्ट का जो वेटेज है छत्तीसगढ़ के बाद सर्वाधिक रहा है। ठीक है, अतः इन 3 सब्जेक्ट को इग्नोर करना बिल्कुल मूर्खता होगी, और जो इन 3 सब्जेक्ट्स को इग्नोर करके चलेगा उसका पीएससी निकलना, प्रारंभिक परीक्षा निकलना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 से 12 सब्जेक्ट, 8 से 12 माफ कीजिएगा प्रश्न, भारतीय इतिहास के 8 से 12 प्रश्न और भूगोल के 6 से 8 प्रश्नों की तैयारी आपको छत्तीसगढ़ के साथ साथ करते चलना है। अब एक बार आप ऐड करके देखिए, यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, डट कर तैयारी करेंगे, मेहनत से तैयारी करेंगे, और अगर आप 40 के करीब क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 8 से 12 क्वेश्चन संविधान में आते हैं, उसके आप कम से कम 6 से 7 सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहां पर भी आपका 47 का रेशियो बनता है। उसके बाद फिर आप हिस्ट्री के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में रहिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 53 से 54 क्वेश्चन आपके बन गए। और जियोग्राफी के यदि 6 से 8 क्वेश्चन में से आप 3 से 4 भी सॉल्व करते हैं तो फिर भी आपका जो आंकड़ा है वो 60 तक पहुंच रहा है, 60 क्वेश्चंस तक पहुंच रहा है। और इन 60 क्वेश्चंस अर्थात 120 नंबर के द्वारा पीएससी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर करने के लिए आप एक अपना मजबूत कदम उठाते हैं, मजबूत कदम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि 60 क्वेश्चंस यदि आप सही करने का मादा रखते हैं केवल 4 सब्जेक्ट में, छत्तीसगढ़ तो एक बड़ा पोर्शन है ही, लेकिन उसके अलावा 3 सब्जेक्ट में, तो आप समझिए कि आपको सेलेक्ट होने से प्रारंभिक परीक्षा में कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं अन्य सब्जेक्ट्स को इग्नोर करने के लिए
कह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा हुआ है कि अन्य विषयों की हमको नीतिगत तैयारी करनी है। बहुत ही परख के सूझबूझ के साथ हमको अन्य विषयों की क्या करनी है, तैयारी करनी है। परंतु 3 सब्जेक्ट्स की आपको ऐसी तैयारी करनी है जिससे कोई भी क्वेश्चन आए तो ना छूटे, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए। अब यहां पे आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे, दर्शन, कला, संस्कृति। जैसे मैंने बताया इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब दर्शन, कला, संस्कृति का प्रॉफिट क्या है, यहां पर देखिए। अब मैंने आपको बताया था कि मैं इतिहास के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, तो समझिए कि मैंने इतिहास के ऊपर इतना जोर क्यों दिया। इतिहास को पढ़ते हुए हम भारत की कला, भारत की संस्कृति और भारत के दर्शन को भी पढ़ते हैं साथ साथ। आर्य भाषा में चाहे आप गुप्त कला के बारे में पढ़िए, मौर्य कला के बारे में पढ़िए, मुगल काल की कला के बारे में पढ़िए, मुगल काल के साहित्यों के बारे में पढ़िए, दिल्ली सल्तनत के साहित्य के बारे में पढ़े, या फिर आप आधुनिक साहित्य और आधुनिक कलाकृतियों के बारे में पढ़े। इतिहास आपको कला का ज्ञान देता है, इतिहास आपको इंडियन संस्कृति का ज्ञान देता है, और इतिहास आपको इंडियन फिलॉसफी का ज्ञान देता है। आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित क्वेश्चन प्री में आते हुए आपको दिखे हैं। ये सब क्या है, इतिहास में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान तो पढ़ते ही हैं, उनका उत्थान पढ़ते हैं, उनका पतन पढ़ते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में, सारे दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा जब आप धर्मों के उदय के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें आप शिवालिक, कपाल, ये सभी चीजों के बारे में क्या करते हैं, डीप में स्टडी करते हैं। इससे क्या होगा, आपका एक जो दर्शन, कला, संस्कृति का पोर्शन है ये भी अपने आप तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, इतिहास में ही हम शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ते हैं, रामानुजाचार्य जी के बारे में पढ़ते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी हस्तियों के, ऐसे इंपॉर्टेंट पर्संस के जो दर्शन से संबंधित क्वेश्चन है वो अभी पूछे जा रहे हैं हाल ही में। तो इतिहास पढ़ने का यह फायदा होता है कि दर्शन, कला, संस्कृति का पोर्शन हमारा ठीक ठाक क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मेंस की तैयारी कर रहा होता है, ठीक है, ऐसे कई लोग होंगे आप लोगों में से जो प्री के साथ साथ मेंस की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने इंडियन फिलॉसफी तो पढ़ा होगा, उसमें चारवाक का दर्शन पढ़ा होगा, आपने विवेकानंद के दर्शन के बारे में अध्ययन किया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो महान विभूति हैं इनके दर्शन के सिर्फ नाम भी यदि आपको याद है कि इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, कौन से दर्शन के द्वारा इनको विश्व जानती है, तो भी बहुत होता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए वह, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में ऊपरी ऊपर दर्शन, कला, संस्कृति के क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप इतिहास को गहन तरीके से अध्ययन करते हैं तो दर्शन, कला, संस्कृति का अच्छा खासा पोर्शन आपका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। हमारी बात समझ में। अब देखिए जैसा मैंने बताया इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम होता नजर आया है प्रारंभिक परीक्षा में, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इससे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स की आपको बेसिक तैयारी रखनी है। बेसिक तैयारी कहने का मतलब यह है कि जो बेसिक टॉपिक्स हैं कम से कम उसका ज्ञान होना चाहिए। अब यहां पर देखिए कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे जिनका इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया होगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका यह सब्जेक्ट ही है, ठीक है, वो अपने आप को इस चीज के लिए बैक कर सकते हैं और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करें इकोनॉमिक्स की। लेकिन जिनको इकोनॉमिक्स का ज्ञान ही नहीं है वो क्या करें, तो इसके बेसिक टॉपिक्स को पढ़ें, बेसिक टॉपिक्स को रीड करें, क्योंकि यदि आप 4 सब्जेक्ट को पूर्ण तरीके से कवर करते हैं और इकोनॉमिक्स के बेसिक टॉपिक को भी यदि आप पढ़ के रखते हैं तो आप एग्जाम निकालने के पोजीशन में रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका पर्यावरण। ठीक, पर्यावरण को का कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, ये कहना चाहिए 2 से 3 क्वेश्चन का रेशियो जो है वो हर बार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पर्यावरण बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे हमको टाइम नहीं खपाना है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बहुत ही शार्प तरीके से बहुत ही कम टाइम में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और वो है विगत वर्षों में पर्यावरण के आए हुए क्वेश्चंस को पढ़कर। जी हां, पर्यावरण के यदि विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को ही यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो उन्हीं में से क्वेश्चंस जो है वो आपके बनते हुए नजर आ जाएंगे। तो पर्यावरण के लिए भी ज्यादा टाइम देना
प्रारंभिक परीक्षा के लिए सही नहीं है, परंतु आप इस सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये बोनस है आपके लिए, जो केवल और केवल आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करके ही क्या कर सकता है, सफलता दिला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने साइंस सब्जेक्ट को यहां पे क्यों रखा, उन 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के साथ क्यों नहीं रखा। तो इसका पहला कारण तो यह है कि साइंस के क्वेश्चन जो है वो उन 3 सब्जेक्ट्स की तुलना में अभी विगत कुछ वर्षों से कम पूछे गए हैं, अर्थात इसका जो दायरा रहा है वो मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन का रहा है। दूसरा कारण यह है कि हर कोई जो स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं, वो थोड़ा साइंस से दूर भगते हैं। आ रही बात समझ में? तो ऐसे विद्यार्थी जो साइंस से दूर भगते हैं, वो यदि कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री और जियोग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को बढ़िया कर लेते हैं, तो साइंस को अगर वो काम चलाओ या बेसिक तैयारी भी करते हैं, या ये कहूं कि 10वीं की बुक को ही यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, जो हम मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, इसके अलावा कुछ बेसिक टॉपिक भी यदि आप कवर कर लेते हैं किसका, साइंस का, तो आप प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए पूरी तरीके से क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हमें प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए सब्जेक्ट्स का चयन करना है। तो सब्जेक्ट्स का चयन आप कैसे करेंगे? सब्जेक्ट्स का चयन करेंगे आप अपनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के आधार पर, कि आप किस चीज में काबिल हैं, आप किन सब्जेक्ट्स को अपना टाइम देते हैं। जिसमें से छत्तीसगढ़ को सेलेक्ट करना तो मजबूरी है, क्योंकि उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन हिस्ट्री को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। इंडियन ज्योग्राफी को आप छत्तीसगढ़ के साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं, मजा आता है, बढ़िया लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इंडियन जियोग्राफी और छत्तीसगढ़ जियोग्राफी यदि आप साथ पढ़ते हैं तो आपके उससे एक ही समय में 2 सब्जेक्ट क्लियर होते हैं। यदि आप इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो दर्शन, कला, संस्कृति का भी एक पोर्शन कवर होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए आपको घबराने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि आप इतने सब्जेक्ट अच्छे से करके चल रहे हैं तो इकोनॉमिक्स यदि आप बेसिक टॉपिक्स के बारे में कुछ आपको पता हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, यदि आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स नहीं है तो। ठीक है, पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके ही अच्छा खासा इसके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। वैसे भी पर्यावरण के जो क्वेश्चन होते हैं वो उतने टफ नहीं आते, बशर्ते कुछ एक्चुअल फैक्ट्स, ईयरली फैक्ट्स ना पूछ ले। आ रही बात समझ में? और रही बात साइंस की, तो हर किसी जैसा बात इकोनॉमिक्स के साथ है वैसा ही बात साइंस के साथ है, कि वे बंदे जिनका साइंस बैकग्राउंड ही है उनसे साइंस का क्वेश्चन बनेगा ही यदि वे थोड़ा सा मेहनत कर ले, और जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जाती, पर वो बेसिक तैयारी के रूप में 10वीं की बुक और इसके अलावा जो बेसिक टॉपिक्स हैं साइंस के उसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट्स का चुनाव आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए कैसे करना है। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के महत्व को आप समझिए। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वे ये करते हैं कि केवल किताब पर निर्भर रहते हैं, केवल और केवल किताबी ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। किताब पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ज्ञान अर्जित करना बहुत अच्छी बात है, पर वह तब तक सही नहीं है जब तक आप अपने आप को ना परखें कि भैया हम क्या इस काबिल हैं कि उस ज्ञान को पचा पा रहे हैं कि नहीं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। और ये कैसे पता चलता है? जब आप विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले। छत्तीसगढ़ के एग्जाम में जितने भी आपके प्रश्न पत्र आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के सारे क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, और मार्केट्स में जो आपको मिलती है कि विगत वर्षों में पूछे गए जो अन्य सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें आप सॉल्व करिए। इसका महत्व समझिए, इसका महत्व समझे बिना आप प्रारंभिक परीक्षा क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों का वेटेज आप हर और कहने का मतलब हर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। आप पाएंगे
कि जीएस के पेपर में यदि आप सॉल्व करने के लिए बैठते हैं और यदि आपने सब सब्जेक्ट्स के, मैं बोल रहा हूं हर एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया है, उन सब्जेक्ट्स के यदि आप पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने के पश्चात एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको यह लगेगा कि यार 40 से 40 to 50%, कभी कभी तो 60 और कभी कभी तो 70% क्वेश्चन जो हैं पहले के आए हुए प्रश्नों से ही हमसे बनने लगते हैं। ठीक है, याद रखिए एग्जाम्स की श्रृंखला बहुत लंबी है, बहुत समय से छत्तीसगढ़ पीएससी होता आ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ठीक है, अदर स्टेट्स के जो पीएससीज हैं, अदर स्टेट्स की जो परीक्षाएं हैं, उनमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जाहिर सी बात है वे रिपीट होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाहर का क्वेश्चन कहां से कोई लाएगा। तो इस चीज को आप समझिए और इस व्यक्ति की तरह सोचते मत रहिए और पूर्व में आए हुए प्रश्न पत्र को सॉल्व करिए, ये आपकी सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है। आ रही बात समझ में? एग्जाम हॉल में बैठने से पहले तक हर एक सब्जेक्ट का आप इतनी बार पूर्व प्रश्न पत्रों को हल कर डालिए कि आपको आंख बंद करके भी उनका आंसर दिखे। तो यदि आप प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं तो आपको पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का महत्व समझना पड़ेगा और इसके लिए आपसे जो भी संभव हो पाता है आप करिए। और मैं तो बोलता हूं जनवरी में कम से कम 2 से 3 घंटे आपको हर दिन निकालने चाहिए केवल और केवल ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करने के लिए, केवल और केवल ऑब्जेक्टिव से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या चर्चा की? अभी तक हमने चर्चा की कि यदि आपको प्रारंभिक परीक्षा निकालनी है तो आपको सबसे पहले अपनी सिलेबस का पूर्ण ज्ञान होना पड़ेगा। सिलेबस का पूर्ण ज्ञान होने के बाद ही ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका मजबूत पक्ष क्या है। आपका वो मजबूत पक्ष रहे या ना रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ को तो आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इसके वेटेज को आप कम नहीं आंक सकते। इंडियन ज्योग्राफी एक बढ़िया सब्जेक्ट है जिसकी आप छत्तीसगढ़ के साथ साथ तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा साइंस, पर्यावरण की बेसिक तैयारी, इकोनॉमिक्स की बेसिक तैयारी और साथ ही साथ दर्शन, कला, संस्कृति जो इतिहास के साथ आप मिलकर के पढ़ेंगे, इन सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपका प्रारंभिक परीक्षा निकल सकता है। आपको जीएस में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इन सब के साथ पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न पत्रों अर्थात ऑब्जेक्टिव्स की तरफ विशेष ध्यान दें। क्लियर हो गई यहां तक की बात? अब देखिए एक चीज ध्यान से सुनिए, हमको क्या करना पड़ेगा? इन सब के अलावा समसामयिकी पर, करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना होगा। जी हां, अगला जो चीज आपको करनी है वो क्या करनी है? करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। करंट अफेयर्स जैसी सिंपल चीज कुछ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आज के टेक्नोलॉजिकल जमाने में हमारे पास ऐसे कई सारे सोर्स उपलब्ध हैं जिससे हम देश दुनिया की खबर आराम से रोजमर्रा में रख सकते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की प्रारंभिक परीक्षा में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में 10 क्वेश्चन लगभग आपको समसामयिकी के मिलते हैं। कैसे? 5 क्वेश्चंस लगभग छत्तीसगढ़ से रहते हैं, वही 5 क्वेश्चंस आपके इंडियन और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहते हैं। और आजकल तो स्पोर्ट्स से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वे करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा समसामयिकी के महत्व को समझिए और समसामयिकी को रोज तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन रोज आप कम से कम आधा घंटा दे सकते हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास पूरे के पूरे 2 महीने हैं। यदि आप इन 2 महीनों में मात्र अपना 15 से 20 मिनट खाने का समय ही खाते खाते यदि आप मोबाइल ही चला रहे हैं, उस समय ही यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर लें या 15 से 20 मिनट अपना एक्स्ट्रा दे करंट अफेयर्स को, तो आप 10 क्वेश्चंस के मालिक बन सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो फैक्ट होती है और फैक्ट
अगर आपने उस फैक्ट को पढ़ा हुआ है तो आपका माइंड यदि शार्प चलता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल यदि अच्छा है, तो उसका आंसर आपको एग्जाम में बेशक नजर आता है। और करंट अफेयर्स भूलने वाली चीज नहीं है। इसलिए समसामयिकी के महत्व को समझिए। ठीक है, हमारी संस्था के द्वारा भी रेगुलर हर महीने सहस्त्रधारा मैगजीन निकाली जाती है, जिसका उद्देश्य ही है ऐसे ही राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के समसामयिकी से आपको परिचित कराना। और हमारी पूरी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के पहले ही सहस्त्रधारा वार्षिकी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दे। पर आप उसका इंतजार मत कीजिए, आप अभी से कम अपने दिनचर्या का 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, करंट अफेयर्स को जरूर दीजिए, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में आपके सफल होने की गारंटी बन जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आपका जो पेपर 1 रहेगा, जो जीएस का पेपर रहेगा, जनरल स्टडी का पेपर रहेगा, सामान्य अध्ययन का पेपर रहेगा, उसमें आप कैसे सफल हो सकते हैं। भरोसा करिए, इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए शिद्दत के साथ, सीरियसली, गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी गारंटी जो है वो पेपर 1 ही देने वाला है, क्योंकि पेपर 2 क्वालिफाइंग है। पेपर 1 ही आपको गारंटी देगा, उसका नंबर ही आपको गारंटी देगा कि आप जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे या नहीं होंगे। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, कट ऑफ जो है हर बार अलग अलग जाता है। कट ऑफ क्या होता है? हर बार अलग अलग जाता है। ठीक है, और कट ऑफ तय होता है पेपर की प्रकृति के हिसाब से, प्रश्न पत्र की प्रकृति के हिसाब से। यदि प्रश्न पत्र कठिन आता है, टफ आता है, अभी कठिन और सरल कैसे डिसाइड होता है? तो जाहिर सी बात है, यदि आपने शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ तैयारी किया है और यदि आपको लग रहा है कि यह प्रश्न पत्र थोड़ा सा क्या है, टफ है, तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को कंटेन करिए, उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और यदि आपको लगता है कि प्रश्न पत्र सरल है, तो उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को क्या करिए, सॉल्व करिए। कट ऑफ के बारे में तब सोचिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाएं, और यह सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर पाएंगे। और पेपर 1 में खास करके पैनिक बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि पैनिक होने पर हम आंसर्स क्या करते हैं, भूलते हैं। पैनिक होने पर हमें पता नहीं होता, जो आता हुआ क्वेश्चंस रहता है वो भी हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। याद रखेगा, आपकी सफलता वहीं से आपसे दूर चली जाती है जब आप सरल क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, गलत करके आ जाते हैं। और पैनिक होने पर यही होता है, पैनिक होने पर आप OMR क्या भर डालते हैं, गलत भर डालते हैं। तो इन सारी चीजों का क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हमको भूलना नहीं है कि पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 में पास होना भी जरूरी है, पेपर 2 को क्वालिफाई करना भी जरूरी है। तो उसे हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि हम द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी अर्थात CSET की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या किया जाए इसके लिए, CSET के लिए। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो CSET है वो आपका क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग पेपर है मतलब जो सामान्य वर्ग है उसे इसमें पास होने के लिए 66 नंबर की आवश्यकता है, अर्थात 33 क्वेश्चन आपको सही बनाने हैं 100 में। ठीक है, और जो रिजर्व्ड वर्ग है उन्हें पास होने के लिए 23 क्वेश्चन सही बनाने हैं, अर्थात आपको केवल 100 में से 46 नंबर लाना है। पर यह केवल भारी पड़ जाता है। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे ही ऐसे कई स्टूडेंट्स रहे हैं जो आपके पेपर 1 में अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाते, लेकिन पेपर 2 में फेल होने की वजह से उनका सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा में नहीं हुआ और वे मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सके, नहीं दिला सके वे मुख्य परीक्षा। क्योंकि पेपर
1 में अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि पेपर 2 आप बिना पढ़े चल दिए तो आपका पेपर 2 निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, पेपर 2 जो रहता है इसमें कुल मिलाकर के 4 पैरामीटर होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, पाठ्यक्रम का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो पेपर 2 जो होता है इसमें मुख्यतः मैथ्स अर्थात गणित, रीजनिंग अर्थात तार्किक योग्यता, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, ये 4 चीजें जो हैं अहम भूमिका में रहती है। अब जैसा कि मैंने बोला, गणित, रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, ध्यान दीजिए, गणित और तार्किक योग्यता के महत्व को समझना सी सेट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में गणित का खौफ बैठा रहता है, रीजनिंग का खौफ बैठा रहता है और वे जो है गणित से, रीजनिंग से दूर भागते हैं। आ रही बात समझ में? पर यदि आप दूर भागेंगे तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 100 में से लगभग 70 से 75 क्वेश्चंस जो हैं वो किस में से आते हैं? रीजनिंग और मैथ्स से आते हैं। तो इसके महत्व को आप कम बिल्कुल भी नहीं आंक सकते। ठीक है, और यहीं पर याद रखिएगा, हिंदी के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस और छत्तीसगढ़ी भाषा के भी 10 से 12 क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, तो यदि आप इन दोनों को भी मिलाएंगे तो भी आपके 20 क्वेश्चंस ही बन रहे हैं। आपको पास होने के लिए 33 क्वेश्चंस बनाने हैं। 13 क्वेश्चंस कहां से लाएंगे? वो आपको देंगे गणित और रीजनिंग देंगे। इसलिए गणित और रीजनिंग के महत्व को आप कम करके नहीं आंक सकते। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो गणित और तार्किक योग्यता, इसका महत्व तो है, पर 70 से 75 क्वेश्चन आते भी हैं। पर मैथ्स हर बच्चे का अच्छा हो यह आवश्यक होता भी नहीं है, और जाहिर सी बात है कई लोग इससे दूर भी भागते हैं। जैसे मैंने बताया, जीएस में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद कोई मैथ्स में इतने कमजोर होते हैं कि वह मैथ्स बना ही नहीं पाते। हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि मैथ्स अर्थात गणित या तो बनता है या तो नहीं बनता, इसमें बीच की चीज होती ही नहीं है। अर्थात मैथ्स या तो आपसे बनेगा या तो नहीं बनेगा, इसमें बीच की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए एक चीज को ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि गणित के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कुछ सरल टॉपिक्स हैं जिससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लघुत्तम हो गया, महत्तम हो गया, संख्या पद्धति हो गई, लाभ हानि हो गया, इस टाइप के जो मेन स्ट्रीम्स के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको आप कवर करिए। और साथ ही साथ एक चीज को तो बिल्कुल कवर करना ना भूले गणित में, जिससे 5 से 10 क्वेश्चंस की गारंटी मिल जाती है आपको, और वो है पाई चार्ट के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? पाई चार्ट के क्वेश्चन। हालांकि पाई चार्ट उतना टफ नहीं है, पर कुछ लोगों को समझने में उससे दिक्कत जाती है। आप मेहनत करके पाई चार्ट को जरूर अपने सिलेबस में, तैयारी के सिलेबस में जरूर रखिएगा, क्योंकि पाई चार्ट के 5 क्वेश्चंस अर्थात आपके 10 नंबर सुनिश्चित करता है वो। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से गणित और रीजनिंग का महत्व है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, गणित यदि आपका बिल्कुल ही कमजोर है तो आप रीजनिंग की तरफ अपना ध्यान दे सकते हैं। इसमें कथन एवं कारण, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं पूर्वानुमान जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो कंप्लीटली गणितीय दिमाग पर निर्भर नहीं करते, आपकी कॉमन सेंस पर निर्भर करते हैं। आपको अपने उस कॉमन सेंस पर भरोसा रखना पड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हुए, पासे के क्वेश्चंस हुए, या वेन आरेख के क्वेश्चंस हुए, ये सभी बहुत सरल होते हैं, जो देख कर बनते हैं। संख्या पद्धति के क्वेश्चंस हो गए, संख्या ढूंढने के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए आपको गणितीय दिमाग की आवश्यकता नहीं, जैसा नाम ही है, तार्किक योग्यता चाहिए। अपने तर्क का इस्तेमाल करके आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इन 70-75 क्वेश्चंस में से 20 से 30 भी बना लेते हैं तो आपका तो निकल जा रहा है पेपर 2। आपको पेपर 2 में दिक्कत जाएगी ही नहीं। इसलिए गणित और रीजनिंग को हवा मत बनाइए।
लेकिन इसके बावजूद जो अपने आप को गणित और रीजनिंग में, मतलब मैथ्स रीजनिंग अर्थात गणित और तार्किक योग्यता में जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, वे क्या करें? वे जो है इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें। 70 से 75 क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बताया, जो आपके मेन स्ट्रीम्स टॉपिक है वो तो आपको पता ही है, हर एग्जाम देने वाले को पता होता है कि गणित और रीजनिंग के मेन स्ट्रीम टॉपिक्स कौन कौन से हैं। उन्हें उठा करके उनकी तैयारी कीजिए। कम से कम उस टॉपिक से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, और ऐसे ही आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से 20 से 30 क्वेश्चंस निकालने हैं 70 से 75 क्वेश्चन में, जो मुझे नहीं लगता आपके लिए टफ होगा यदि आप ईमानदारी के साथ आज से ही 1 से 1.5 घंटे का समय भी देते हैं। किसको? मैथ्स और रीजनिंग को। मैं बार बार इस चीज का प्रयोग कर रहा हूं कि आज से ही, क्योंकि जो सीरियस बच्चा होगा, जो एग्जाम के लिए फोकस्ड बच्चा होगा, वो टाइम नहीं गवाएगा, अब वह तैयारी करने के लिए भिड़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर आप मैथ्स रीजनिंग से इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपके पास होता है हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के गणितीय दिमाग की आवश्यकता है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की तार्किक योग्यता की आवश्यकता है। यह विशुद्ध आपके भाषा ज्ञान पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इनकी हर बच्चे की कम से कम ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि 10 में से कम 5 से 7 क्वेश्चन बनाने के स्तर पर रहे। अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं है तो, और यदि आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो आपको शायद हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा की जरूरत ना पड़े। पर कब तक नहीं पड़ेगी? क्योंकि मुख्य परीक्षा में 100 नंबर का हिंदी और मुख्य परीक्षा में ही 50 नंबर का छत्तीसगढ़ी भाषा या छत्तीसगढ़ी भाषा आपका वेट करता रहता है। तो कब तक आप स्ट्रांग नहीं करेंगे हिंदी और छत्तीसगढ़ी को? पर बात करें यदि प्रारंभिक परीक्षा की, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी स्ट्रांग करना आपके लिए तब जरूरी हो जाएगा जब आप मैथ्स और रीजनिंग में बिल्कुल ही जीरो है। या मुझे तो यह लगता है कि अपने आप को कभी भी किसी सब्जेक्ट में जीरो समझना ही नहीं चाहिए जब तक कि आप उस सब्जेक्ट में मेहनत ना कर लें। ठीक है। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के महत्व को भी समझिए, ना केवल अभी के लिए वरन भविष्य के लिए, क्योंकि आपको प्री निकाल के ही बस नहीं बैठना है, आपको मुख्य परीक्षा भी पास आउट करनी है। और उस मुख्य परीक्षा में ये जो दोनों रहेंगे, ये आपको 150 नंबर दिलाएंगे, 150 क्वेश्चंस इसके आएंगे। ठीक है। तो आप इसके महत्व को अच्छी तरीके से क्या करिए, समझिए। ठीक है। और यदि आपका मैथ्स रीजनिंग कमजोर है तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा को स्ट्रांग करके आप अपने मैथ्स और रीजनिंग की कमजोरी को थोड़ा कवर अप कर सकते हैं। परंतु उसके बावजूद मैथ्स और रीजनिंग में मैं बार बार बोलूंगा कि 70 से 75 में से कम आप 30 क्वेश्चन तो सॉल्व करने की स्थिति में अपने आप को ले ही आए, जिससे आपको हिंदी छत्तीसगढ़ी की आवश्यकता ही ना पड़े। और पड़े तो इतना ज्ञान होना चाहिए हिंदी छत्तीसगढ़ी का हमें कि कम से कम 10 में से 5 से 7 क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सके। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें सी सेट कैसे निकालना है। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, किसी भी स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका ईगो, उसका ईगो फैक्टर, कि मुझे सब पढ़ना है, मुझे सब कुछ जानना है, मुझे सब कुछ कर लेना है। आ रही बात समझ में? इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि क्या छोड़े, इसका ज्ञान होना आपको हद से ज्यादा आवश्यक है। यू हैव टू लर्न हाउ टू लेट इट गो। हमारी बात समझ में? आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि किन चीजों को हमें जाने देना होगा। जो चीजें आपके बस में नहीं रहेंगी, आपके प्रयास करने के बावजूद, जो चीज आपकी तैयार नहीं हो रही है अथक प्रयास करने के बावजूद, उसमें अपना टाइम बिल्कुल ना खपाएं आप, और उसे छोड़ दें, ताकि उसके चक्कर में बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके कहीं छिटक ना जाए, वो आपसे कहीं दूर ना चले जाए, वो कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए और आपके पास समय कम बचा रहे, फिर आप निराश होने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नवंबर का महीना निकल चुका है, दिसंबर आ चुका है। मैं यही बोलूंगा कि दिसंबर आ चुका है क्योंकि 3 दिन ही बाकी है नवंबर में। तो इस चीज के महत्व को समझिए और लेट
लेट इट गो करना सीखिए, छोड़ना सीखिए। क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इसका ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। याद रखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि पेपर 1 का नाम ही है सामान्य अध्ययन, अर्थात किसी भी सब्जेक्ट की सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षा की जाती है। ठीक है, सामान्य जानकारी का तात्पर्य यह है डीप पढ़ें, पर उन्हें डीप पढ़ें जिसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपको जीएस में मैंने बताया कि किन किन सब्जेक्ट्स को आपको ज्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और किन किन सब्जेक्ट्स को आपको डीप पढ़ने की आवश्यकता है, वो भी लेट इट गो करने का ही एक तरीका है। तो ये जरूर सीखें कि हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और ये मैं नहीं बता पाऊंगा। अपनी काबिलियत के अनुसार ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और ये बात केवल और केवल तैयारी में लागू नहीं होती, इससे कहीं ज्यादा ये बात लागू होती है जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम फाइट करते रहते हैं, क्योंकि वहां पे आपका ईगो कहेगा कि इस क्वेश्चन को बना डाल, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन को टिक मार लो। पर अगर आपके मन में जरा सी भी शंका है कि नहीं यह क्वेश्चन पक्का मेरे से गलत हो जाएगा, उसे लेट इट गो करिए। हाँ भाई, लेकिन अगर आपको लगता है कि कैलकुलेटिव रिस्क लेना जरूरी है, कैलकुलेटिव रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जिससे आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ना कि असफल होने के चांसेस। ठीक है, तो यदि आपको लगता है आप ऐसा कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं तो आप जरूर उसे ट्राई करिए, वरना लेट इट गो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो बातें हैं ये आपको समझनी बहुत जरूरी है। अंत में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि हाउ टू बी गेट सक्सेस। मैंने आपको अभी तक के समझाया कि कैसे आप इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं, तो मैं बस यही बोलूंगा जो सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है प्रारंभिक परीक्षा है का, वो है आपके मन से डर की समाप्ति। डर की समाप्ति कब होगी? जब आप अपनी तैयारी बढ़िया रखेंगे, जब आप अपनी तैयारी में परिपक्व रहेंगे। याद रखिएगा, यहां पे डर होना चाहिए, यहां पे डर होना चाहिए केवल एक ही चीज का, और वो डर होना चाहिए किस बात का? कि मुझे असफल नहीं होना है। इस बात का डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं जो पढ़ा हूं मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। ये डर अगर आपके मन में है तो आप पक्का भूलेंगे। इसलिए अपनी तैयारी पर अवश्य भरोसा रखिए। सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट निर्देश यही है कि आपने अगर लग करके आज से ही 2 महीने बताए हुए निर्देश के अनुसार तैयारी की है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मुझे आपके ऊपर भरोसा है, तो आपको भी खुद के ऊपर क्या रखना पड़ेगा? भरोसा रखना पड़ेगा। और जब तक कि यह भरोसा आप अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक कि आप सफलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ट्रस्ट ब्रिंग्स द सक्सेस, यही है सफलता का निर्देश। आप यदि अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, आप यदि मुझ पर भरोसा नहीं रखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आप पास हो सकते हैं, कैसे आप इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, तो मुझे पे तो भरोसा रखिए ही, पर उससे ज्यादा कहीं आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप प्रारंभिक परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द सक्सेस। सबसे बढ़िया दवाई है सक्सेस की अगर कोई है तो वो है आपका कॉन्फिडेंस, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तो आप आज से ही अपनी तैयारी चालू कीजिए, प्रारंभ कीजिए, क्योंकि 13 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है। परंतु यदि आप तैयारी सीरियसली करते हैं तो 13 फरवरी तक का टाइम भी बहुत दिन होता है। ठीक है, तो आप सभी को आने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं की शुभकामनाओं के साथ मैं आशीष पांडे आप सभी लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।